आज की क्लास में हम लोकसभा की अवधि तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की तुलनात्मक शक्तियों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे लोकसभा की अवधि की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जो समय समय पर विघटित होता रहता है, और राज्यसभा आप जानते हो स्थायी सदन होता है, उसका कभी विघटन नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं। और राज्यसभा के जो एक सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक चलता है। तो 6 वर्ष के बाद में वो रिटायर होता है, उसकी जगह दूसरा सदस्य आता है। इस प्रकार राज्यसभा में सदस्य रिटायर होते जाते हैं और नए सदस्य उसमें आते रहते हैं। तो राज्यसभा तो निरंतर चलने वाला सदन है, इसलिए उसकी अवधि की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम लोकसभा के कार्यकाल या लोकसभा की अवधि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, सबसे कम कार्यकाल वाली लोकसभा कौन सी थी। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम 17 लोकसभा अभी तक गठित हो चुकी हैं, उन सभी का हम कार्यकाल देखेंगे। कौन कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हुए बिना उनका विघटन हो गया था, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव हुए थे। मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव हो जाना। तो कार्यकाल तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है। अगर 5 वर्ष की अवधि से पहले चुनाव होते हैं, 4 साल में होते हैं, 3 में होते हैं, 2 वर्ष में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। तो हम मध्यावधि चुनावों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक शक्तियों पर चर्चा करेंगे कि कहाँ लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, कौन से मामले में दोनों सदनों के पास बराबर शक्तियां हैं और कौन से मामले में राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लोकसभा के कार्यकाल की, लोकसभा की अवधि की। तो आइए लोकसभा की अवधि देखते हैं। ये पहली लोकसभा है। पहली लोकसभा आप जानते हो 1952 में गठित हुई थी और पहली लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है 13 मई 1952 से। कब से शुरू होता है? 13 मई 1952 से इसका कार्यकाल शुरू होता है। आप जानते हो लोकसभा का कार्यकाल कब शुरू होता है? जिस दिन लोकसभा की पहली सीटिंग होती है, यानी जिस दिन लोकसभा सत्र में आती है चुनाव होने के बाद में, उस दिन से लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है। ठीक है। अब कई बार अपन ये सोच लेते हैं कि चुनाव जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन कार्यकाल शुरू होता है, तो उस दिन कार्यकाल शुरू नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल तभी शुरू होगा जब वो प्रथम चुनाव के बाद में प्रथम दिन बैठती है, तब उसका कार्यकाल शुरू होता है और वहां से लेकर 5 साल तक उसका कार्यकाल चलता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम 3 लोकसभाओं ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, यानी 1952 से पहली लोकसभा का कार्यकाल था 1957। इसने अपना कार्यकाल पूरा किया था क्योंकि संसद में कांग्रेस का बहुमत था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। और जो दूसरी लोकसभा गठित हुई थी 1957 में, उस लोकसभा ने भी 1962 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो 1957 में इसका गठन हुआ था और 1962 में इसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। ये दूसरी लोकसभा है। 1957 से लेकर 1962 तक इसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है। फिर आती है तीसरी लोकसभा। तो तीसरी लोकसभा ने भी अपना कार्यकाल पूर्ण किया था 1962 से लेकर 1967 तक। तो प्रथम 3 लोकसभाओं में आपके समस्या नहीं है, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया था। अब आती है चौथी लोकसभा। चौथी लोकसभा का कार्यकाल 1967 से शुरू होता है, 16 मार्च 1967 से, और इसका कार्यकाल खत्म कब होता है? 1970 को ही हो जाता है। जबकि इसका कार्यकाल कहाँ तक था? 15/3/1972 तक था। यानी 1967 से लेकर 5 साल इसको कब हो रहे थे? 1972 में हो रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने बीच में ही इसका राष्ट्रपति को सलाह देकर विघटन करवा दिया, और विघटन कब करवाया था? 1970 को करवा दिया। यानी 1 साल पहले ही इस लोकसभा का विघटन हो गया था। तो पहली लोकसभा जिसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ था, चौथी लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? चौथी लोकसभा।
और चौथी लोकसभा का कार्यकाल पहले ही पूर्ण क्यों हो गया था? 1969 में आप जानते हो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो दल इसके बन गए थे, जिसके कारण इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लोकसभा में समर्थन लेना पड़ा। तो इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सहयोग से 1970 तक सरकार चलाई। बाद में उन्होंने लोकसभा के विघटन करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दी थी। तो पहली लोकसभा जिसने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया कौन सी हो गई? चौथी लोकसभा। चौथी लोकसभा ने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। और पहली लोकसभा जिसमें मध्यावधि चुनाव हुई, तो चौथी लोकसभा में अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, इसलिए इसके बाद में मध्यावधि चुनाव हुए थे, यानी 5 साल पूर्ण होने से पहले चुनाव हो गए थे। कौन सी लोकसभा के? चौथी लोकसभा के। और चुनाव कब हुए थे? 1971 में चुनाव हुए थे। दिसंबर में तो ये विघटित हुई थी। दिसंबर में तो इसको राष्ट्रपति ने विघटित कर दिया था, तो फिर दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी में इसके चुनाव हुए थे। पहली ऐसी लोकसभा कौन सी है जिसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ? चौथी लोकसभा है। और चौथी लोकसभा के दौरान ही मध्यावधि चुनाव भारत में प्रथम बार हुए थे। फिर आती है पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा का गठन कब हुआ था? 19 मार्च। कब हुआ था? 19 मार्च 1971 को हुआ था। ठीक है। और ये लोकसभा विघटित कब हुई थी? ये हुई थी 18 जनवरी 1977 को। 18 जनवरी 1977 को। तो इसका कार्यकाल कितना है? आप देखोगे तो इसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो इसका यहाँ पे कार्यकाल अपने को 6 वर्ष कैसे दिख रहा है? क्योंकि इसका गठन तो हुआ था 1971 को मार्च में, और विघटन हुआ इसका 1977 में जनवरी में। तो 5 वर्ष 10 महीने लगभग इसका कार्यकाल चला है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है। तो इसका कार्यकाल इतना बढ़ कैसे गया? इसका कार्यकाल बढ़ने के पीछे आपातकाल था। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल यानी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष बढ़ाया गया था। यानी 1971 में जो लोकसभा का कार्यकाल की शुरुआत हुई थी, तो इसका कार्यकाल समाप्त होना था 1976 में। कब होना था? 1976 में। लेकिन आपातकाल के दौरान इस लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया, तो कार्यकाल समाप्त कब हुआ? 1977 में। फिर 1 साल बढ़ा दिया। इस प्रकार इस लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष बढ़ाया गया था। और बाद में आपातकाल समाप्त होने के कारण 5 वर्ष 10 महीने के बाद में इसका विघटन कर दिया था। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि इसका कार्यकाल 1977 तक क्यों चला। तो 77 तक इसलिए चला, जो कार्यकाल 76 में समाप्त होने वाला था 71 से लेकर, वो 77 तक इसलिए चला क्योंकि इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो बढ़ा हुआ कार्यकाल था वो इस लोकसभा ने पूर्ण नहीं किया था। इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष 10 माह ही रहा था। यानी 5 वर्ष के बाद में जो कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था, ये बढ़ा हुआ कार्यकाल भी इसने पूरा नहीं किया था। 10 महीने के बाद में ही मंत्रिपरिषद ने इसको विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे दी थी। इसलिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल कौन सी लोकसभा का है? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल है। तो ये आप ध्यान में रखना, सबसे लंबा कार्यकाल 5वीं लोकसभा का है। और कितना है? 5 वर्ष 10 माह लगभग। ठीक है। और इसका कार्यकाल लंबा क्यों हुआ? क्योंकि इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। आप जानते हो आपातकाल में 1 बार में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल में इसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया था एक वर्ष के लिए। लेकिन जो बढ़ा हुआ कार्यकाल था वो इसने पूरा नहीं किया था। पहला जो बढ़ा हुआ कार्यकाल था वो सिर्फ 10 महीने का रहा था, बाद में विघटित इसको कर दिया था। तो ये बात याद रखना। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा था, बात याद रह जाएगी। और दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है, 5वीं लोकसभा का भी मध्यावधि चुनाव हुआ था। तो इसका कार्यकाल तो मार्च 1977 तक था, और उसके बाद में 1 साल और बढ़ाया हुआ था मार्च 1978 तक। लेकिन इसका विघटन पहले ही कर दिया था। पहला जो 1 वर्ष का कार्यकाल था वो कार्यकाल ही पूरा नहीं हुआ था। वो कार्यकाल पूरा हो रहा था मार्च में,
जबकि इसका विघटन पहले ही जनवरी में ही कर दिया था। तो पांचवी लोकसभा दूसरी लोकसभा है ऐसी जिसमें मध्यावधि चुनाव हुए थे। पहली लोकसभा कौन सी है जिसमें मध्यावधि चुनाव हुए थे? चौथी लोकसभा। पांचवी लोकसभा के भी मध्यावधि चुनाव हुए थे, है ना। तो मध्यावधि चुनाव चौथी लोकसभा के हुए थे, मध्यावधि चुनाव पांचवी लोकसभा के हुए थे और मध्यावधि चुनाव छठवीं लोकसभा के भी हुए थे। यानी पांचवी, चौथी, पांचवी और छठवीं तीनों लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो 1977 में जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी थी और जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। आपातकाल के बाद में जब चुनाव हुआ था तो पूरे देश में कांग्रेस के विरुद्ध लोगों का गुस्सा था, क्योंकि आपातकाल में लोगों पर कई प्रकार की ज्यादतियां की गई थी, लोगों के मूल अधिकारों को निलंबित किया गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। तो इस प्रकार की जो ज्यादतियों के कारण लोगों में एक प्रकार से आपातकाल के प्रति गुस्सा था और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जो लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था और जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई लगभग 2 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह का गुट उनसे अलग हो गया, क्योंकि उस सरकार में भी बाद में झगड़े होने लगे थे। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया और मोरारजी देसाई की जगह चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन थोड़े ही दिनों में कांग्रेस ने चरण सिंह से भी समर्थन वापिस ले लिया, जिसके कारण छठवीं लोकसभा को भी बीच में विघटित करना पड़ा था। तो छठवीं लोकसभा ऐसी तीसरी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। छठवीं लोकसभा का कार्यकाल मार्च 1977 से चला था और ये इसका विघटन हो गया था अगस्त 1979 में। 1979 में इसका क्या हो गया था? विघटन हो गया था। यानी लगभग 2 वर्ष और 5 माह इसका कार्यकाल चला था। तो छठवीं लोकसभा का में भी क्या हुआ था? मध्यावधि चुनाव हुए थे। दूसरे लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल 24 जून से शुरू होगा। जिस दिन 18वीं लोकसभा का सत्र आरंभ होगा उसी दिन से 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होगा। तो अभी तक 17 लोकसभा का भारत में गठन हुआ है, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल 5वीं लोकसभा का है और मध्यावधि चुनाव चौथी, 5वीं और 6वीं लोकसभा का हुआ है। 6वीं लोकसभा का भी 1979 में विघटन हो गया था। फिर आती है 7वीं लोकसभा। ये 7वीं लोकसभा है, ये 8वीं लोकसभा है, ये 9वीं लोकसभा है, ये 10वीं है और ये 11वीं है। 7वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है 1980 में। इस लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया था 31/12/1984 तक, यानी 1984 तक इसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, इसमें समस्या नहीं है। फिर जो 8वीं लोकसभा है उसने भी अपना कार्यकाल 1985 से लेकर 1989 तक पूर्ण किया था। तो 7वीं 8वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। 7वीं लोकसभा के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। 8वीं लोकसभा 1985 से लेकर 1989 तक चली थी, जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये दोनों लोकसभाओं ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में आती है देखो 9वीं लोकसभा। 9वीं लोकसभा का कार्यकाल दिसंबर 1989 में शुरू होता है और इसका कार्यकाल चलता है 1991 तक। यानी 9वीं लोकसभा का भी बीच में विघटन हो गया था। 9वीं लोकसभा ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और 9वीं लोकसभा के दौरान भी क्या हुआ था? मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो मध्यावधि चुनाव कौन कौन सी लोकसभाओं के हुए थे? चौथी के हुए थे, 5वीं के हुए थे, 6वीं के हुए थे और अब 9वीं लोकसभा है, इसके भी क्या हुए थे? मध्यावधि चुनाव हुए हैं। ठीक है। और 9वीं लोकसभा के मध्यावधि चुनाव क्यों हुए भाई? 1989 में फिर कांग्रेस पार्टी की हार हुई और केंद्र में जनता दल की सरकार बनी थी। 1989 में बहुत सारे दलों ने मिलकर जनता दल नामक पार्टी का गठन किया था और जिसके नेता थे वीपी सिंह। तो वीपी सिंह 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और जनता दल की केंद्र में सरकार थी। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा उस समय रथ यात्रा निकाली गई थी और उनकी रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार में रोक दिया गया था।
तो उससे नाराज होकर जनता दल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा था केंद्र में, वो समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। और वीपी सिंह विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। तो वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद में लोकसभा का विघटन नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद में लोकसभा का विघटन नहीं किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था और बाद में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई और लोकसभा का विघटन कर दिया गया। तो इस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष तक था, 1991 तक रहा था। तो नवीं लोकसभा का भी बीच में विघटन हुआ और मध्यावधि चुनाव हुए थे। उसके बाद में आती है 10वीं लोकसभा, 1991 से लेकर 1996 तक इसका कार्यकाल था। इस लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने अल्पमत की सरकार ही चलाई थी। अल्पमत की सरकार का मतलब उनके पास से 272 सीटें पूरी नहीं थी, लगभग 240-50 सीटें थी। तो उन्होंने उसी बहुमत के साथ पूरे 5 साल सरकार चलाई थी। तो इन्होंने अपना कार्यकाल 10वीं लोकसभा ने पूर्ण किया था। उसके बाद में आती है 11वीं लोकसभा। 11वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है 1996 से और इस लोकसभा का 1997 में विघटन हो जाता है। जो 11वीं लोकसभा थी, इस लोकसभा में 3 प्रधानमंत्री भारत में बने थे। पहली बार प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। वो विश्वास मत सिद्ध करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे 11वीं लोकसभा के दौरान ही। तो एच.डी. देवेगौड़ा दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हारे थे। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद में लोकसभा को विघटित नहीं किया गया। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। तो इंद्र कुमार गुजराल भी थोड़े दिनों प्रधानमंत्री रहे, बाद में उनको भी हटना पड़ा था। तो उसके बाद में इस लोकसभा का क्या किया गया? विघटन किया गया। इसका मतलब 11वीं लोकसभा का कार्यकाल भी लगभग 1.5 वर्ष रहा था। इसने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और इस लोकसभा के दौरान भी क्या हुए थे? मध्यावधि चुनाव हुए थे। इस लोकसभा के दौरान भी क्या हुए? मध्यावधि चुनाव हुए। तो मध्यावधि चुनाव 4वीं, 5वीं, 6वीं, 9वीं और 11वीं लोकसभा के हुए थे। 11वीं लोकसभा के बाद में देखो 12वीं लोकसभा, और 12वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 12वीं लोकसभा का गठन होता है 1998 में। 12वीं लोकसभा का गठन हुआ था 1998 में और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये 12वीं लोकसभा है। 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और उसके बाद में वर्तमान में जो लोकसभा है जिसके अभी चुनाव हुए हैं वो 18वीं लोकसभा है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, वर्तमान में 18वीं लोकसभा कार्य कर रही है। तो 12वीं लोकसभा के चुनाव 98 में हुए थे और प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये लोकसभा का कार्यकाल भी 1999 में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरे ऐसे भारत में प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हार गए थे, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो विश्वास मत था ये ऐतिहासिक रहा था। ये 1 वोट से हारे थे, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। सिर्फ 1 वोट के अंतर से ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके और इनकी सरकार गिर गई थी। तो इनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष का ही रहा था। मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक इनका कार्यकाल रहा था 12वीं लोकसभा का। तो सबसे कम अवधि का जो कार्यकाल रहा है वो कौन सी लोकसभा का रहा है? 12वीं लोकसभा का। सबसे कम कार्यकाल या सबसे छोटा कार्यकाल 12वीं लोकसभा का रहा है। इस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 1 वर्ष रहा है। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? 5वीं लोकसभा का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? 12वीं लोकसभा का। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। इस लोकसभा के भी क्या हुए थे? मध्यावधि चुनाव हुए थे। 12वीं लोकसभा के चुनाव भी मध्यावधि चुनाव हुए थे, यानी लोकसभा ने कार्यकाल पूरा करने से पहले इसके चुनाव हो गए थे। तो उसके बाद में 13वीं लोकसभा आती है।
13वीं लोकसभा का गठन 1999 में होता है। इसका कार्यकाल शुरू 99 से होता है और कार्यकाल 2004 में इसका पूरा होता है। लेकिन इस लोकसभा को भी 8 महीने पहले ही विघटित कर दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में दिसंबर 2003 में चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी चारों राज्यों में, विधानसभाओं में। तो केंद्र की जो बीजेपी की सरकार थी, उनको ये लगा कि हमारे पक्ष में माहौल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लगभग 8 महीने पहले ही लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश दे दी थी। तो 13वीं लोकसभा ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। 13वीं लोकसभा में भी क्या हुए थे? मध्यावधि चुनाव हुए थे। 13वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है अक्टूबर 1999 से और कार्यकाल की अवधि क्या थी? अक्टूबर 2004। लेकिन इसका विघटन फरवरी 2004 में ही कर दिया, यानी लगभग 8 महीने पहले इसका विघटन कर दिया था। तो 13वीं लोकसभा भी ऐसी लोकसभा थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, जिसका मध्यावधि चुनाव हुए थे। उसके बाद में जो लोकसभा है, 14वीं है, 15वीं है, 16वीं, 17वीं, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इनका कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल चला था। तो अब 2-3 बातें इसमें से महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं, जिन पर हमने चर्चा कर भी ली है। देखो, सबसे लंबा कार्यकाल तो किसका रहा था? लंबा कार्यकाल है 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा का कब से कब तक? 1971 से लेकर 1977 तक। और कितना कार्यकाल था इसका? 5 वर्ष, लगभग 10 माह इसका कार्यकाल चला था। ये तो लंबा कार्यकाल गया। छोटा कार्यकाल किसका है? सबसे छोटा कार्यकाल 12वीं लोकसभा का है और 12वीं लोकसभा का कार्यकाल 1998 से लेकर 1999 तक कार्यकाल था। लगभग इसका 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है। तो ये 2 फैक्ट आप याद रख सकते हो। फिर मध्यावधि चुनाव की बात करें तो मध्यावधि चुनाव चौथी लोकसभा, चौथी, 5वीं, 6वीं, फिर 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा, ये 7 लोकसभा के क्या हुए थे? मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो इससे इतने ही प्रश्न मेरे हिसाब से आ सकते हैं कि लंबा कार्यकाल किसका है, छोटा किसका है और मध्यावधि चुनाव किसके हैं, कौन सी लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, कौन सी लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो लोकसभा के कार्यकाल और अवधि से संबंधित बात हो गई और मध्यावधि चुनाव से संबंधित बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक शक्तियों का, कि कहाँ लोकसभा की शक्तियां ज्यादा हैं, कहाँ दोनों की शक्तियां बराबर हैं, कहाँ राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। तो पहली बात हम देखते हैं ऐसी स्थिति जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की शक्तियां समान हैं, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। कौन से विषय हैं? तो देखो, सामान्य जो विधेयक होता है ना, सामान्य विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए और पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान शक्तियां रखती हैं। यानी सामान्य विधेयक को हम लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पारित करवाने के लिए भी दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं। तो सामान्य विधेयक पर दोनों के लिए समान शक्तियां हैं। संविधान संशोधन विधेयक में भी दोनों सदनों को समान शक्तियां हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में कर दो या राज्यसभा में कर दो, और पारित करवाने की भी दोनों के पास समान शक्तियां हैं। और फिर तीसरा है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों सदनों की बराबर शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। और चौथी बात है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों के पास समान शक्तियां हैं। दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जब हटाते हैं तो हटाने में भी दोनों सदनों के पास शक्तियां समान है, लेकिन हटाने की पहल राज्यसभा कर सकती है। हटाने की पहल कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा के द्वारा की जाएगी।
अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा संकल्प पारित कर देती है तो फिर लोकसभा अगर उस संकल्प से सहमत है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको हटाने के लिए दोनों सदनों के पास बराबर शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विभिन्न प्रकार के जो आयोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोग जैसे वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएससी हो गई, और कैग हो गया महालेखा नियंत्रक परीक्षक। इनकी रिपोर्टों पर दोनों सदनों में समान रूप से चर्चा होती है। जो संवैधानिक आयोग हैं जैसे वित्त आयोग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग है, इनकी रिपोर्टें राष्ट्रपति के द्वारा सदन के पटल पर रखवाई जाती हैं। तो उन पर जो विचार विमर्श करने की शक्ति है वो दोनों सदनों की समान ही शक्तियां हैं। उसके बाद में देखिए अगली और क्या क्या शक्ति हैं जहां पर दोनों के पास समान शक्ति है। उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति में, प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति किसी भी सदन से की जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, दोनों सदनों में किसी भी सदन से प्रधानमंत्री और मंत्री हो सकते हैं। भारत में राज्यसभा से भी कई प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा पहले बताया भी था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, है ना, ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। और इसके बाद में देखो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश का अनुमोदन दोनों सदनों के, अध्यादेश के अनुमोदन के लिए दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं। और राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन में भी दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं। इनका अनुमोदन करना हो तो राज्यसभा और लोकसभा के पास समान शक्तियां हैं। तो ये ऐसे विषय हैं जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान स्थिति में रहती हैं। उसके बाद में असमान स्थिति की बात आती है। तो असमान स्थिति कहाँ कहाँ रहती है? देखो राज्यसभा और लोकसभा में शक्तियों में असमानता कहाँ होती है? राज्यसभा और लोकसभा की असमान शक्तियां कहाँ कहाँ हैं? देखो एक तो धन विधेयक के संबंध में दोनों के पास समान शक्तियां नहीं हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों समान शक्तियां नहीं रखती हैं। कैसे नहीं रखती हैं? धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को कभी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो पहला अंतर तो ये आ गया। दूसरा है धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, बाकी उसके पास शक्तियां नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगर उस पर कोई संशोधन करती है तो लोकसभा पर यह निर्भर है कि उन संशोधनों को वो माने या नहीं माने। तो इसका मतलब यही है कि 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। बाद में वो धन विधेयक जैसा लोकसभा ने पारित किया वैसा पारित दोनों सदनों से माना जाता है। तो यहाँ भी राज्यसभा के पास शक्तियां कम हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये प्रमाणित कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ भी राज्यसभा के पास कोई शक्तियां नहीं है। वे राज्यसभा प्रमाणित नहीं कर सकती कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो धन विधेयक के संबंध में दोनों के पास क्या है? असमान शक्तियां हैं। दूसरा, बजट के संबंध में भी राज्यसभा के पास शक्तियां कम हैं। दूसरा किसके मामले में? बजट के संबंध में। बजट के संबंध में भाई बजट में जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है ना, उन अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान सिर्फ लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा में चर्चा तो हो सकती है अनुदान की मांगों पर, लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बजट के संबंध में अनुदान की मांग पर राज्यसभा क्या कर सकती है? सिर्फ चर्चा कर सकती है, उस पर मतदान नहीं कर सकती।
तो धन विधेयक के संबंध में, बजट के संबंध में, और कौन से ऐसे विषय हैं जहां पे राज्यसभा के पास शक्तियां कम हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है, डेडलॉक होता है किसी विधेयक को लेकर, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब भी संयुक्त बैठक होती है तो स्पीकर करता है लोकसभा का, और लोकसभा का स्पीकर अगर एब्सेंट है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का नंबर राज्यसभा के उपसभापति का कब आता है? जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो। फिर आता है नंबर राज्यसभा के उपसभापति का। राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो यहां ध्यान रखना, सभापति क्यों नहीं है? क्योंकि सभापति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति कभी नहीं करता है। कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कब? जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एब्सेंट हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। तो संयुक्त बैठक में भी राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो लोकसभा से आधी होती है। संयुक्त बैठक में जब भी कोई निर्णय होता है तो ज्यादा प्रभावी कौन रहता है? लोकसभा रहती है। कैसे रहती है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 होती है, तो लगभग दुगुने सदस्य लोकसभा में होते हैं। तो संयुक्त बैठक में ज्यादा भारी कौन रहता है? लोकसभा रहती है। ठीक है। उसके बाद में तो चौथी महत्वपूर्ण बात है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव कहाँ आते हैं? सिर्फ लोकसभा में आते हैं। राज्यसभा के पास इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के कोई अधिकार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो सरकार होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उसको हटाने के लिए प्रस्ताव कौन ला सकता है? सिर्फ लोकसभा ही ला सकती है। तो इन विषयों के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां तो क्या होती हैं? कम होती हैं, और लोकसभा की शक्तियां क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। जहां लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां असमान होती हैं वो सारे ये विषय हैं। जहां पे दोनों की शक्तियां समान है वो सारे ये विषय हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात रह गई, जब आपातकाल हटाने का संकल्प लाया जाता है तो वो सिर्फ लोकसभा में ही आता है। आपातकाल लगाने का जो संकल्प का अनुमोदन का काम होता है वो दोनों सदनों के द्वारा समान रूप से किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का संकल्प सिर्फ कौन ला सकता है? सिर्फ लोकसभा ला सकती है। तो पांचवा ऐसा बिंदु है जहां पे लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लिखना है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का संकल्प सिर्फ लोकसभा ला सकती है। हटाने का संकल्प सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ये इन सारी बातों पर हमारी चर्चा की हुई है, यहाँ पे सिर्फ हम रिपीटेशन कर रहे हैं। और फिर ऐसे कौन से विषय हैं जहां पे राज्यसभा के पास क्या है? विशेष शक्ति हैं। तो ये भी हमने जब राज्यसभा आपको बताई थी उस समय बताया था कि दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां आती हैं। एक तो अनुच्छेद 249 और एक है अनुच्छेद 312। तो 249 और 312 में राज्यसभा की विशेष शक्तियां दी गई हैं। 249 में तो राज्यसभा को पास क्या शक्ति है कि राज्यसभा जब अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कब मिलता है? जब राज्यसभा के द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए। और कैसे घोषित करेगी? राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा।
इस बहुमत के द्वारा अगर राज्यसभा कोई संकल्प पारित कर दे और उस संकल्प में किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका अर्थ यही है कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और दूसरी बात अनुच्छेद 312 में दी गई है, यहाँ पे अगर राज्यसभा 2/3 अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, तो फिर संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। नई ऑल इंडिया सर्विस, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो यहां भी ये ध्यान में रखना कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? संसद कर सकती है। कैसे करेगी? विधि बनाकर। और राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। लेकिन शर्त क्या है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का संकल्प राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाए, तो फिर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये दोनों ध्यान में रखना, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि राज्यसभा को अधिकार है या संसद को है या लोकसभा को है। तो अधिकार संसद को है। किसके बारे में? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।